छात्रों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट एजुकेशन बाय एसएसपीएम में। आज मैं 10वीं कक्षा के लिए लेखक यशपाल की कहानी लखनवी अंदाज को लेकर प्रस्तुत हूँ। पहले लेखक यशपाल का संक्षिप्त जीवन परिचय दूंगी, उसके बाद लेखक के कहानी लिखने के उद्देश्य के बारे में बताऊंगी, तब कहानी को थोड़े संक्षेप में आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगी। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद ये लाहौर के नेशनल कॉलेज से इन्होंने बीए किया था। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ था। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनैतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञान दान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके प्रमुख उपन्यास है। उनकी भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी लिखी नहीं जा सकती है, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली की आदी है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। तो अब मैं कहानी का आरंभ करूंगी, जिसका शीर्षक है लखनवी अंदाज। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार मार रही थी। आराम से सेकेंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकेंड क्लास का ही लिया, ये लेखक कहते हैं। गाड़ी छूट रही थी। सेकेंड क्लास के छोटे से डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के सफेद पोश सज्जन बैठे हुए थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया, तो लेखक ने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण अब लेखक अनुमान करने लगे सेकेंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गंवारा न हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं? हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे और नवाब साहब कुछ गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह! नवाब साहब ने सहसा लेखक को संबोधन किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया कि ये शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, की भला शौक फरमाए।
नवाब साहब ने भी फिर एक पल खिड़की के बाहर देखकर गौर किया, फिर दृढ़ निश्चय से खीरों को नीचे रखा, तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया, सीट के नीचे से लोटा उठाकर खीरों को खिड़की से बाहर धोया, तौलिए से पोंछ लिया, जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे, उन्हें गोद कर झाड़ निकाला, फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक लाल मिर्च की सुर्खी छिड़क दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरन से स्पष्ट था। इस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। लेखक कनखियों से देखकर सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने एक बार फिर लेखक की ओर देखा और कहा, वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर मुंह में पानी जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान को निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मैदा भी जरा कमजोर है, की भला शौक फरमाए। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा, खिड़की से बाहर जाकर दीर्घ निश्वास लिया, खीरे की फांकों को उठाकर होठों तक ले गए, सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई, मुंह में भर आए, पानी का घूंट गले से नीचे उतर आया। नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाते, उसे सूंघकर फिर खिड़की से बाहर एक एक करके फेंकते चले गए। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए। गुलाबी आंखों से उन्होंने गर्व से गुलाबी आंखों से लेखक की ओर देखा, मानो कह रहे हों, यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में शेर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हम गौर करते रहे। खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से भी उदर की तृप्ति हो सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने लेखक की ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील नामुराद, मैदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना, ये है नई कहानी का लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो क्या बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? अब इस पाठ से जो प्रश्न हैं मैं उसे पढ़ूंगी और उसके उत्तर भी दूंगी। पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं? अचानक लेखक के डिब्बे में प्रवेश करने से नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में बाधा का असंतोष दिखाई दिया। लेखक ने सोचा कि शायद ये सज्जन भी नई कहानी के लिए सोच विचार कर रहे हैं या खीरे जैसी अपदार्थ साधारण वस्तु का शौक रखते देखकर संकोच का अनुभव कर रहे हैं। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। वह लेखक से बात किए बिना खिड़की के बाहर देखते रहे। दूसरा प्रश्न है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च छिड़का, अंततः सूंघकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है?
नवाब साहब ने खीरा काटा, नमक मिर्च छिड़का और अंततः सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि नवाब साहब अपने को श्रेष्ठ समझते थे। किसी सफेदपोश नागरिक के सामने खीरा खाने में उन्हें शर्म महसूस हो रही थी। नवाब दिखावा तो यही कर रहे थे कि खीरा एक साधारण खाद्य पदार्थ है। उसे खिड़की से बाहर फेंककर वे अपनी रईसी का प्रदर्शन कर रहे थे। इससे उनके अहंकारी स्वभाव तथा प्रदर्शन की भावना का पता चलता है। अगला प्रश्न है, बिना विचार घटना या पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं? बिना विचार घटना और पात्रों के कहानी लिखी जा सकती है, इस विचार से हम सहमत नहीं हैं। यूं तो यशपाल जी ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि कथ्य के बिना कहानी लिखी नहीं जा सकती है। विचार घटना और पात्र ही कहानी के मुख्य तत्व होते हैं। विचार के उत्पन्न होते ही कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है, जो कथा वस्तु को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। पात्रों के माध्यम से ही कहानी में प्राण आते हैं। इस स्वतंत्र रचना के माध्यम से लेखक ने नई कहानी पर व्यंग किया है। अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप भी हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। हाँ, सनक का कोई सकारात्मक रूप भी हो सकता है। जब भी कोई कार्य समाज कल्याण के लिए या देश की भलाई के लिए किया जाता है, तो इन कार्यों को करने के लिए सनक का होना जरूरी है, क्योंकि बिना सनक के कोई महान कार्य पूर्ण नहीं होता। देश के लिए अपना बलिदान करने वाले सनकी ही थे। देश का नव निर्माण भी सनकी लोग ही कर सकते हैं। धन्यवाद छात्रों, मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने मित्रों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें तथा इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।